RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 का हेलो एल्केन चैप्टर के हम अभी तक 16 क्वेश्चन तो आपके सामने अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में C6H5CH2Cl यानी बेंजिल क्लोराइड तथा C6H5CHCl C6H5 यानी फेनिल बेंजिल क्लोराइड में से कौन सा यौगिक जलीय KOH के साथ शीघ्रता से जल अपघटित होगा, हमें इसका कारण बताना है और ये बताना है कि कौन सा जल्दी जल अपघटित होगा। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि दो कंपाउंड हैं, एक C6H5CH2Cl और एक है आपका C6H5CHCl और C6H5, यानी एक तो है बेंजिल क्लोराइड और एक है फेनिल बेंजिल क्लोराइड। इन दोनों यौगिकों की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ कराई जाती है, यानी जलीय KOH के साथ कराई जाती है। तो इनमें से कौन सा यौगिक जल्दी अभिक्रिया देगा, जल्दी अपघटित हो सकता है, जल अपघटित हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देनी है। देखिए आपको अभिक्रिया बताई है कि RH एल्किल हैलाइड जब क्रिया करता है KOH के साथ तो यहाँ पर ये एल्कोहल ROH बना देता है और प्लस KX अलग निकाल देगा। ये अभिक्रिया आप लोगों को बताई गई है। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले ये RH ये टूट जाता है R पॉजिटिव और X नेगेटिव में। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, यानी सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड है वो टूटकर कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। अब उसके पश्चात जो ये KOH का OH नेगेटिव है ये अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फिर इस R पॉजिटिव पर और अंत में ROH का निर्माण कर देता है, यानी ये एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इस न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने आपको दो प्रकार बताए हैं, एक SN1 और एक SN2। SN1 और SN2 ये किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन अब हम इस SN1 और SN2 को न देखते हुए इस स्लो स्टेप पर बात करते हैं। कोई भी पदार्थ यानी इन दोनों में से लेकर चल रहे हैं, इन दोनों में से जो भी पदार्थ ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करेगा वही इस KOH के द्वारा ज्यादा जल्दी जल अपघटित हो जाता है, आसानी से जल अपघटित हो जाता है। तो यहां भी अगर हम इन दोनों यौगिकों में देखें तो यहां पर एक बेंजीन रिंग है, ये CH2Cl के रूप में। अब यहां अगर देखें तो यहां पर आपकी दो बेंजीन रिंग है, ये CH और इस रूप में इसके पास ये Cl जुड़ा हुआ है। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि बेंजीन रिंग अनुनाद के कारण ज्यादा स्थायी होती है अन्य यौगिकों की तुलना में बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले जब हम इसका कार्बोकैटायन बनाना होगा तो यहां से ये Cl हट जाएगा तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से ये Cl हटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां तुलनात्मक रूप से हम एक बात देख सकते हैं तो कि ये तो है आपका प्राथमिक कार्बोकैटायन और ये होता है आपका द्वितीयक कार्बोकैटायन जो कार्बोनियम आयन है। अब अगर हम कक्षा 11 की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कार्बोनियम आयन होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम, स्थायित्व का क्रम बल्कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ही होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये द्वितीयक कार्बोनियम आयन बना रहा है, दूसरा यहाँ पर दो बेंजीन रिंग हैं जिनकी अनुनादी संरचनाएं दो अधिक प्रकार से बन सकती हैं। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि फेनिल बेंजिल क्लोराइड में दो बेंजीन रिंग उपस्थित हैं जिसके कारण अनुनाद प्रदर्शित होता है और यह द्वितीयक कार्बोनियम आयन अर्थात अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। इसी कारण अब आपको उत्तर इसी प्रकार से लिखना है कि इसी कारण यह फेनिल बेंजिल क्लोराइड की तुलना में अधिक जल्दी जल अपघटित होकर अंतिम उत्पाद बना देता है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 17 का जो व्याख्या है वो ये हो गई आपकी। कारण भी आपको शायद समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। जैसे भी मैंने बताया, जो ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करेगा वही ज्यादा जल्दी जल अपघटित भी हो जाएगा। तो आप इसके दो में से कोई सा भी कारण लिख सकते हैं। पहला तो ये कि जो फेनिल बेंजील क्लोराइड है वो एक द्वितीयक कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है, जो कि प्राथमिक कार्बोनियम आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसी कारण आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। या दूसरा रूप ये भी लिख सकते हैं कि जो फेनिल बेंजील क्लोराइड है उसमें 2 बेंजीन रिंग उपस्थित होने के कारण यह अधिक मात्रा में अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिस कारण यह अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करेगा। आपकी समझ में जो भी आंसर आ रहा हो आप उसी आंसर के अनुसार अपनी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन मैं और जोड़ रहा हूँ कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसकी जल में विलयशीलता यानी जल में घुलनशीलता कम होती है ऑर्थो व मेटा समावयवियों की तुलना में। इसका क्या कारण है? दोनों का आंसर जो है, दोनों का कारण जो है वो एक ही है, इसलिए दोनों क्वेश्चंस को मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि ऑर्थो मेटा और पैरा क्लोरोबेंजीन में से जो पैरा आइसोमर होता है वह ज्यादा स्थायी होता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो और पैरा की तुलना में, लेकिन जल में घुलनशीलता कम होती है। इसका क्या कारण है? देखिए 3 हैं आपके डाइक्लोरो जो कंपाउंड हैं, वो हो सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन, ये तो हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा हो गया आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ मेटा पोजीशन पर, और तीसरा हो जाता है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये इस तरीके से ये तीनों हो गए, ऑर्थो मेटा और पैरा, तीनों कंपाउंड आपके तैयार हैं। अब जैसे कि जब हमने भौतिक गुणों की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने एक वीडियो प्रस्तुत की हुई है, वहां पर भी आपको बताया है कि जो पैरा कंपाउंड होते हैं वो सममित संरचना वाले होते हैं, यानी इनमें एक सममित तल होता है, जबकि इन दोनों में ऑर्थो और मेटा में सममित तल नहीं होता। तो जब ये संरचनाएं, जब ये कंपाउंड, जब ये यौगिक आपस में एक दूसरे के साथ संयुग्मित होते हैं तो इनका जो क्रिस्टल संरचना होती है वह इतनी क्लोज पैकिंग हो जाती है, इतनी संकुलित हो जाती है कि बीच में कोई जगह नहीं रहेगी। जब जगह कम रहेगी तो अंतराणु आकर्षण बल भी ज्यादा लगेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एक सममित संरचना है जिसकी क्रिस्टल संरचना अत्यधिक संकुलित यानी क्लोज पैक्ड होती है, जिस कारण कम अंतराणु के स्थान पाया जाता है, अर्थात यौगिकों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ेगा, अतः इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बहुत अधिक हो जाता है ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरो कंपाउंड की तुलना में, इन समावयवियों की तुलना में। और जब ये यौगिक अधिक स्थायी है तो इसी कारण यह जल में कम घुलनशील भी होता है, क्योंकि हम अणुओं के बीच लगने वाला, अणुओं के, परमाणु के नहीं कह रहा हूं मैं, अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को नहीं तोड़ पाते। जो जल होता है वो भी ध्रुवीय विलायक होता है, तो इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं कर पाता, जिस कारण इसका जल में घुलना या जल में विलयशीलता कम होती है। दोनों का कारण एक ही है, इसकी सममित संरचना, चाहे इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात हो या जल में घुलनशीलता की। तो आपको केवल इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे संपन्न कर सकते हैं या निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहला है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल, दूसरा है एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, तीसरे में दिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, चौथे में टॉलुइन से बेंजिल एल्कोहल और पांचवें पार्ट में बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इस वीडियो में फिलहाल हम केवल ये 5 पार्ट ही लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अनेक खंड दिए हैं, इनमें से आज की वीडियो में हम कुछ ही खंड करेंगे, कंप्लीट तो हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को भी कंट्रोल में रखते हुए हम आज कुछ पार्ट इसमें से करेंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो पहले पार्ट में कहा है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल।
हमें प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो प्रोपीन का फॉर्मूला लिखिए, ये हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का फॉर्मूला होता है। और प्रोपेन 1 ओल ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH। हेलो एल्कीन का चैप्टर है, तो सबसे पहले हम यदि इस पर HBr का योग करा दें, HBr का, अब उसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, तो मार्कोनी काफ नियम के अनुसार अगर देखते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्डेड में, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी यहाँ पर हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको पर ऑक्साइड प्रभाव के अंतर्गत लेकर चलते हैं, जिससे हमें यौगिक प्राप्त हो जाता है CH3 CH2 CH2Br, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम एक्वस के OH के साथ करा दें तो हमें प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल। यदि हम यहाँ ये पेरोक्साइड प्रभाव नहीं लिखते तो फिर हमें प्राप्त होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये समीकरण आप खुद लिखेंगे और फिर उसका एक्वस के OH के द्वारा अगर जल विघटन करते हैं तो हमें प्रोपेन 2 ओल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन जाता है, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल के स्थान पर प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल किस प्रकार से बनाएंगे। फिर आपको यहाँ केवल मार्कोनी काफ नियम लिखना होगा, ये एंटी मार्कोनी काफ नियम के अनुसार। अब इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं, एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। वैसे ये एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन जो है आपको पहले भी एक कोई वीडियो प्रस्तुत की गई थी, शायद क्वेश्चन नंबर 11 में था, उसमें भी ये था एथेनॉल से, यानी CH3 CH2OH से हमें ब्यूट 1 आइन बनाना है, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये बनाना है। इसके लिए पहले आप यहाँ पर इसके साथ HX की क्रिया करा लें, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CH3 CH2X, कोई भी एल्किल हैलाइड बन जाता है। अब उसके बाद सोडियम एसिटिलाइड की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर कर दें, यानी NaC ट्रिपल बॉन्ड CH की, तो यहाँ से ये आपका NaX अलग हो जाता है और 2 कार्बन ये हैं, 2 कार्बन में यहाँ पर हैं, तो आपको 4 कार्बन यानी ब्यूट 1 आइन प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। शायद यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई इन लिखे हुए की, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे, वीडियो को देखते रहिए साथ के साथ। CH3 CH2OH के साथ जब HBr की अभिक्रिया कराई जाएगी तो CH3 CH2Br प्राप्त होगा, उसके साथ NaC ट्रिपल बॉन्ड CH सोडियम एसिटिलाइड की अभिक्रिया करेंगे तो उसमें से NaBr अलग निकल जाएगा और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त हो जाता है। वैसे इस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH को हम सोडामाइड की NaNH2 की अभिक्रिया जब एसिटिलीन के साथ कराते हैं तब ये प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए इसके थर्ड पार्ट में हमें दिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमो यानी CH3 CH2 और CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन यानी CH3 CHBr और CH3 ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया ले सकते हैं। CH3 CH2Br जो ये है CH3 CH2 CH2Br, इसकी अभिक्रिया आप एल्कोहलिक के OH के साथ कराइए, डिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। तो यहां से आपका एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर डायरेक्ट HBr की अभिक्रिया अगर हम करा दें तो ब्रोमीन मार्कोनी काफ नियम के अनुसार उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये CH3 CHBr CH3 का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट हो गए। अभी 2 पार्ट हम और इस वीडियो में देखेंगे, बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम अगली वीडियो में लेकर चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं चौथे और 5वें पार्ट को भी। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है टालुइन से बेंजील एल्कोहल। तो टालुइन होता है C6H5CH3, ये टालुइन होता है, इससे बेंजील एल्कोहल बनाना है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH2OH लिख दें तो ये अभिक्रिया भी पहले आ चुकी है। इसमें बताया है कि अगर उबलती हुई टालुइन पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कर दें तो हमें बेंजील क्लोराइड प्राप्त होता है C6H5CH2Cl, और फिर इसकी अभिक्रिया अगर हम एक्वस KOH के साथ करा दें तो ये Cl इस OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह भी आपका उसी क्वेश्चन नंबर 11 में ही है।
अब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 जब आपको दिया था तो उसके साथ साथ अनेक क्वेश्चन भी दिए थे कि आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए। अब यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 19 में लगभग 20 के करीब आपके ये पार्ट हैं। इन क्वेश्चंस में देख लेना कि आपके पीछे से रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी कितने ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हुए चलते हो तो आपको क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। बार बार जब उन क्वेश्चन को करोगे तुम्हें अपने आप ही आपकी याद हो ही जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन C6H6 से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये आपका हो गया कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर NO2 फोर्थ पोजीशन पर NO2 आया हुआ है, फोर्थ पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन पर NO2 यहाँ पर उपस्थित है आपका नीचे की ओर। तो अब यहाँ देखिए जो ब्रोमीन है उसको लाने के लिए सबसे पहले हम ब्रोमीन की अभिक्रिया कर दें तो बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन स्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। अब इसके पश्चात यहाँ पर अगर हम सांद्र HNO3 की रिएक्शन कर दें तो फिर हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर प्राप्त होगा। तो उसमें से यहाँ पर केवल पैरा दी हुई है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आ जाए तो भी यही होगा। लेकिन अगर 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आ जाए तो उसको आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आप कमेंट में हमें जवाब देंगे। अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा कि 2, 4 कैसे प्राप्त हुए और 3 किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो वह आपको दैशिक प्रभाव के आधार पर निर्धारित करना है, ध्यान रखना। दैशिक प्रभाव ब्रोमीन का जो होता है ऑर्थो और पैरा का होता है, इस कारण ये ब्रोमीन के साथ नाइट्रो जो ग्रुप है वो दूसरे यानी ऑर्थो पोजीशन पर और चौथे यानी पैरा पोजीशन पर चला जाता है। तो आज की वीडियो में तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 19 के केवल 5 ही पार्ट लिए, बाकी बचे हुए पार्ट्स को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।